नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर दमोह से, जहां अपहरण कर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म के बाद युवती को चट्टानों में फेंका। राहगीरों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। श्रीगामपुर की पहाड़ी घाटी का यह मामला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दमोह की ये तस्वीरें। पहाड़ी घाटी में एक युवती से दो आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता को चट्टानों में फेंक दिया। पीड़ित युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में जांच शुरू कर दी। आज सुबह जैसे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की घायल अवस्था में कटनी क्षेत्र की रहने वाली हिमावन करके कटनी थी, वो घायल अवस्था में कोल्ड मानकर के एरिया में पड़ी हुई है। तो उसको पुलिस की सहायता से ला करके और प्राथमिक उपचार थाना जबीरा के अंतर्गत प्राथमिक जांच करा के और लड़की को जिला चिकित्सालय में रवाना किया गया। और उसके द्वारा जो कथन पीड़िता के द्वारा दिए जा रहे हैं, कथनों के आधार पर दिए हुए कथनों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। आईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल हैं। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मदेर थाना क्षेत्र के धनगोल गांव का यह मामला है। बीजापुर में नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल हो गए। फुटू संग्रहण के दौरान नक्सलियों के आईडी की चपेट में आए ग्रामीण। बीजापुर के मदेर थाना क्षेत्र के धनगोल गांव की तस्वीर, जहां घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। खबर मुरैना से, जहां बवंडर ने कहर बरपाया है और हवा में उड़ते हुए तिरपाल नजर आए। पेड़ गिर गए। तूफान में 12 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। तूफान के चलते 8 लोग घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीरें मुरैना की, जहां बवंडर ने कहर बरपाया है। तेज हवा की वजह से तिरपाल और पेड़ कई जगह पर गिर गए। तूफान की वजह से 12 से ज्यादा मकान ध्वस्त हैं। 8 लोग घायल, इलाज जारी। एकदम भूकंप आया था, उसमें क्या है, एकदम आंधी भूकंप मतलब सब आया तो सब लोग बाहर से भीतर अंदर हो गए। तो एकदम क्या था, बारिश हुई, मतलब मकान रह गया, सब अंदर ही दब गए। कितने लोग दबे थे? उसमें थे 5-6 लोग थे। एक बाहर निकला था, उनने सबको खींचा था बाहर, उसमें से निकाल के एक से खींचा था सबने। तो सबको मतलब किसी के सिर में लगा, किसी के पैर में लगा, सब मतलब घायल है। कल शाम को बामोर तहसील का एक गांव है, मटोली पंचायत में है, चक्कू मटोली करके है। वहाँ एक ऐसे आंधी का तूफान आया। इस वजह से वहाँ के जो कच्चे पक्के मकानों की छतें उड़ गई। तो सीमेंट चादरें थी, कुछ लोहे की चादरें थी, कुछ दीवारें भी डैमेज हो गई। 8 लोगों को तो यहाँ लाए थे, यहाँ मुरैना लेके आए थे। उनका इलाज चल रहा है 8 लोगों का, और 6 लोगों को वहाँ पट्टी करा के छुट्टी कर दी गई। भोपाल स्थित एमपी विधानसभा में 7 राज्यों के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों की समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने की। पहली बैठक में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, राजस्थान के स्पीकर वासुदेव देवनानी, हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया, पश्चिम बंगाल के विमान बनर्जी, उड़ीसा के स्पीकर सूरमा पाढ़ी, सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष मिंगमा नूरबू शेरपा शामिल हुए। बैठक में स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि समितियों की अनुशंसाओं का पालन गंभीरता से होना चाहिए। साथ ही कहा कि संसद या विधानसभा के सत्रों की जितनी सूक्ष्म निगरानी की जरूरत होती है वो करना संभव नहीं है। इसलिए पूर्वजों ने समितियों को बनाने का काम किया था। कार्य में और दक्षता आ सके, इसलिए जो समिति प्रणाली है, इस प्रणाली को और दक्ष कैसे बनाया जा सकता है और उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, इस मामले में निरंतर विमर्श होता रहे और हम संबंधित लोगों तक ये सलाह पहुंचती रहे। इसलिए पिछले दिनों जब पीठासीन अधिकारियों की बैठक हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुई थी, और उसी समय ये विचार आया कि इस प्रकार का एक छोटा ग्रुप बनना चाहिए। इसलिए विभिन्न विषयों को लेकर इस प्रकार के ग्रुप्स बने हैं और वो समय समय पर विचार करें, हम सब क्या महसूस करते हैं, सदस्य क्या महसूस करते हैं, काम करते समय किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, वो सब इसमें साझा होंगी
तो निश्चित रूप से इनका आने वाले कल में निराकरण संभव हो सकेगा। बुरहानपुर में शिक्षा विभाग पर लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि विभाग शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा। अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग के दफ्तर पर तालाबंदी कर दी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के समझाने के बाद प्रदर्शन शांत हुआ। बुरहानपुर जिले का शिक्षा विभाग कितना लापरवाह है, इसकी ताज़ी हम आपको बानगी बताते हैं। एबीवीपी जो छात्र संगठन है, ऐसी उन्होंने अपनी मांगे पूरी नहीं हुई था, उन्होंने शिक्षा विभाग का जो दफ्तर है उस पर तालाबंदी कर दी है और काफ़ी नाराज़ है। मतलब ये नौबत आ गई है कि उनका ये कहना है कि कई दिनों से वो कई शिकायतें कर रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है, वहाँ पे बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूलें खुल गई है, वहाँ पे जो निजी स्कूल है उनका व्यापारीकरण हो गया, लेकिन जो इस सबको रोकने का जो जिम्मेदार है जिला शिक्षा विभाग, वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम सीधे छात्रों से ही बात करते हैं कि ऐसी क्या नौबत आना पड़ी कि उनको इस तरीके का आंदोलन करना पड़ा। बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपको आज इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा? डीओ सर मौन है। विद्यार्थी परिषद द्वारा कई बार डीओ सर को अवगत कराया गया कि सर बुरहानपुर जिले में शिक्षा विभाग में ऐसी कई समस्या आ रही है, पर भी डीओ सर द्वारा इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। डीओ सर मौन है समस्त रूप से। क्या क्या समस्या थी जिसको आपने अवगत कराया, जिसको हल नहीं कर पाए ये लोग? बुरहानपुर जिले में अशासकीय जो विद्यालय है वहाँ पे संपूर्ण रूप से शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। शिक्षा को चंद पैसों में बेचा जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जो फीस भरने में असक्षम है उनको विद्यालय में बैठे नहीं दिया जा रहा है, उनसे परीक्षा नहीं ली जा रही, उनको घर भगा दिया जा रहा है। और कई स्कूलों द्वारा बुक डिपो से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बेस पे काम हो रहा है कि आपको ये डिपो पे जाना है, वहाँ से बुक लेना और सिर्फ स्कूल का नाम बताना है। स्कूल द्वारा किसी भी बच्चे को स्कूल की बुक में जो रहती है बुक्स नहीं लिख के दे रहे, बस वहाँ पे जाके नाम बता दो, वहाँ से बुक मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं पूरा एक संपूर्ण रूप से शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है और जिला शिक्षा अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। कलेक्टर को कभी आपने ये समस्या बताई? हमने कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दिया था, उसके बाद में भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज आपने क्या मतलब विरोध प्रदर्शन किया? आज विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया कि डीओ सर से हमने निवेदन भी कर लिया, आवेदन भी कर लिया। व्यक्तिगत रूप से बात करने के बाद भी डीओ सर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियालय का ये घेराव करके तालाबंदी की गई। कब तक चलता रहेगा ये? जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा विद्यार्थी परिषद यहाँ से नहीं उठेगा। तो कुल मिला के विद्यार्थी परिषद नाराज है और उनका ये कहना है कि जो समस्याएं जिले में चल रही है, निजी स्कूलों का व्यवसायीकरण, उस पर शिक्षा विभाग मौन है। क्यों मौन है वो तो शिक्षा अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन इनका ये आंदोलन जारी है। शारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर। और स्कूलों में या इनके कार्यालय में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग भटक रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं और हमने इससे पहले काफ़ी बार इनको ज्ञापन के रूप में आवेदन दिए हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे आज ऐसा स्टेप उठाना पड़ा है। उन्होंने जो ताला लगा दिया है, हम लोगों को जैसे पता लगा हम लोगों ने इनसे बात करके नेक्स्ट गुरुवार तक बैठ कर के जो इनकी समस्याएं उनको निपटाने के लिए आश्वासन दिया है। और इस पर तालाबंदी करना कहाँ तक? तालाबंदी तो करना ठीक नहीं है, और वो ताला का जो भी मतलब स्टेप है, जो भी मतलब उसकी प्रक्रिया है, उससे इस तरह से किया जाएगा। हनोपुर में जिला हॉस्पिटल से कर्मचारियों की नाराजगी सामने आई है, जहां वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हॉस्पिटल के 18 सपोर्ट स्टाफ आंदोलन पर हैं। हड़ताल के चलते अस्पताल में कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सालों से केवल आश्वासन मिल रहा है। आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे ये है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हम कलेक्टरेट किया जाए। हम मंत्री के पास गए थे, कलेक्ट्रेट गए थे, तो उन्होंने जनवरी फरवरी में ही स्वीकृति दे दिया गया था उनके द्वारा, लेकिन आज तक हमारी कोई पेमेंट में बढ़ोतरी नहीं हुई और हम लोगों को 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार इससे ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं है पर मंथ में। और हम लोग जो है तो आज 12-13 साल से 14 साल से लोग कर रहे हैं यहाँ सब लोग, और आज तक हमारी पेमेंट मतलब बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि हमारी पेमेंट बढ़ाया जाए। दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, तो हमारा जो है इतने पैसे में भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए। कलेक्टर साहब से क्या चाहते हैं आप? कलेक्टर साहब हमारा आए यहाँ देखें और हमारा जो है कलेक्टर रेट में वेतन
तय हो, ऐसा कुछ करके जाएं। मांगे कलेक्टर रेट दर दिया जाए हम लोग को। हम लोग इतने वर्षों से 14 से 15 साल हो गया हम लोग को ड्यूटी करते, और जितने लोग बोले हम लोग मंत्री जी पास गए हैं, दिलीप जायसवाल पास गए हैं, वो हमको आश्वासन दिए थे, हमको लिख के दिए थे कलेक्टर रेट आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब लिख के दिए थे? 4 महीने पहले दिए थे हम लोग। फिर यहाँ जिला चिकित्सालय में क्या बोला जा रहा है? जिला सिविल सर्जन चिकित्सालय में यह बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई RKS में फंड नहीं है और हम इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं दे सकते हैं, आपको 4 से 5 हज़ार ही 6 हज़ार ही पेमेंट मिला जाएगा, और ये बोल के जा रहे हैं कि आपको ठेकेदारी में दिया जाएगा। हम इतने सालों से हैं तो क्या हम लोग ठेकेदारी के लिए काम कर रहे हैं? राजनांदगांव के मोहरा विश्वनाथ मंदिर में नदी पर बना पुल जर्जर स्थिति में है, दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। पुल में जगह जगह गड्ढे हैं और पुल में लगे लोहे का सरिया भी नजर आने लगा है, जो पुल पर आने जाने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सेतु विभाग से के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड के अनुसार 6 मंथली टेस्ट होता है पोस्ट मानसून एंड प्री मानसून। तो अभी जो प्री मानसून का समय था वो एक टेस्ट हो चुका है और उसमें कोई भी कुछ ऐसे टाइप का नहीं पाया गया है। और पोस्ट मानसून भी 6 मंथली जैसे पोस्ट मानसून भी टेस्ट होता है और रिपोर्ट जाती है, तो उसके अनुसार अभी जो सेफगार्ड्स हैं वो अभी इन प्लेस हैं, तो अभी रिपोर्ट जा चुकी है। राजनांदगांव शहर से लगे मोहारा स्थित शिवनाथ नदी पर पुल बनाया गया है। यह पुल राजनांदगांव बालोद मुख्य मार्ग पर स्थित है, लेकिन पुल में जो कई जगह हैं वो सरिया दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं हम इस पुल पर मौजूद हैं और पुल की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पुल में कई जगह जो है गड्ढे हो चुके हैं, कई जगह जो है सरिया तक नजर आ रहे हैं, और ये राजनांदगांव और बालोद को जोड़ता हुआ मुख्य पुल है और बालोद यह मुख्य मार्ग है जहाँ कई बड़ी गाड़ियां और यात्री वाहन यहाँ से चलते हैं और लोग राजनांदगांव और बालोद यहाँ से आना जाना करते हैं। इस पुल में कई जगह इस तरीके से गड्ढे हो चुके हैं और रॉड सरिया दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके सेतु निगम और जिला प्रशासन के द्वारा इसके मरम्मत के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई जगह पुल में गड्ढे होने के कारण लोग इसमें हिचकोले खाते हुए चल रहे हैं और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह राजनांदगांव और बालोद का मुख्य मार्ग है और राजनांदगांव के शिवनाथ नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है जहाँ कई जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव। और अहम खबर राजधानी भोपाल से, जहां 8 मांगों को लेकर टैक्सी यूनियन की हड़ताल, ओला उबर समेत निजी कंपनियों की हड़ताल है। हजारों की संख्या में टैक्सी और ऑटो चालक इस हड़ताल में शामिल हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां 8 मांगों को लेकर टैक्सी यूनियन अब हड़ताल पर है, जिसमें ओला उबर समेत निजी कंपनियों के लोग भी इसमें शामिल हैं। हजारों की संख्या में टैक्सी और ऑटो चालक इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिससे राजधानी भोपाल में लोगों को परेशानी हो रही। ओला उबर और निजी कंपनियां जो टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके हड़ताल पर जाने की वजह से आप समझ सकते हैं कि हजारों लाखों लोग जो हर रोज इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। और इधर दूसरी तरफ 8 मांगों को लेकर टैक्सी यूनियन की हड़ताल है। अब आगे देखना होगा कि इनकी 8 मांगों में क्या कुछ खास है, किन मसलों पर विचार विमर्श होता है, नहीं होता, आगे क्या कुछ चीजें नजर आती हैं। फिलहाल अगर आज की बात करें तो लोगों को परेशानी हो रही है। भोपाल में आज ओला, रैपिडो, ऊबर सहित जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनसे अटैच गाड़ियों के चालकों ने हड़ताल घोषित की है। आज स्थायी हड़ताल है। आज के दिन कोई भी गाड़ियां, टैक्सी, ऑटो चलती हुई नजर नहीं आएंगी। आपको तस्वीरें हम भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां लाइन से आपको ओला, उबर की गाड़ियां खड़ी हुई दिखेंगी। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जो अवैध वसूली इनसे की जा रही है उसके खिलाफ टैक्सी यूनियन प्रदर्शन कर रही है। हजारों की संख्या में ऑटो और टैक्सी चालक जो है आज वे गाड़ियां नहीं चला रहे हैं और जितनी अगर गाड़ियां चलते हुए नजर भी आ रही है तो सुबह से उन्हें रोककर और अपना प्रदर्शन करते हुए ये सभी लोग नजर आ रहे हैं। इनका कहना है रेलवे स्टेशन पर अवैध वसूली तत्काल बंद की जानी चाहिए। एयरपोर्ट और अन्य पब्लिक पिकअप पॉइंट्स पर उचित पार्किंग की सुविधाएं न मिले। जो एयरपोर्ट पर प्राइवेट टैक्सियों का अतिक्रमण है उसे रोका जाए। अवैध प्राइवेट और 2 व्हीलर टैक्सियां जो है उनकी सेवा बंद की जाए। निजी टैक्सी कंपनियों को सरकारी दर से लागू करा जाए। फिटनेस मशीनों में भी
तकनीकी गड़बड़ियां जो है उसे सुधारा जाए, पैनिक बटन के नाम पर कई अवैध वसूली होती है उसे नहीं किया जाए, यूनियन के लिए स्थायी कार्यालय की व्यवस्था भी की जाए। इस तरह की तमाम मांगे इन लोगों की है। यहाँ पर कई टैक्सी चालक भी मौजूद है, इनसे बात करके जानते क्या कहना है। भैया, आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियाँ बंद है आप लोगों की, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगा के रखी, क्या कारण है? मैम, कारण ये है कि जिस तरीके से जो फेयर मिलना चाहिए, जो 5 साल पहले फेयर मिलता था, आज 5 साल बाद बढ़ना था, लेकिन आज ये कंडीशन है कि 5 साल बाद आधा हो गया है। और 10 किलोमीटर का 90 रुपये भी फेयर बन रहा है। और हबीबगंज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अवैध तरीके से। भैया, क्या मांगे आज आप लोग यहाँ खड़े हैं? ये पर किलोमीटर बढ़ना चाहिए। पहले 2500 रुपये 30 रुपये पर किलोमीटर मिलता था, आज के टाइम में 9 से 10 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है। महंगाई के हिसाब से फेयर बढ़ना चाहिए। पता चल रहा है कि महंगाई तो बढ़ गई, फेयर वहीं की वहीं है और नीचे आ गया। अब कितना अपन बर्दाश्त करेंगे भाई? 12-12 लाख की गाड़ी लेकर खड़े हुए हैं, अब इसकी किस्तें भरें और उसकी किस्तें भरें, ये घर को चलाएं, पता ही क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी बेच दे अपन। आपको समझिए ना ये चीज़ें। कितने दिन की हड़ताल पर है भैया? अभी तो हम देखते हैं, अभी तो हम 1 दिन की हड़ताल पे हैं और अगर ये कंपनी अगर सोल्यूशन नहीं करती है तो हम हमारी हड़ताल को और बढ़ा सकते हैं। बीच में ये कहा गया था कि जो आप लोगों के लिए उबर और ये ओला चल रही है उसमें पीक आवर्स में आप लोग अपना जो फेयर है उसको दोगुना कर पाएंगे, ऐसा कुछ है? वो अगस्त के बाद बढ़ेगा, अभी शासन ने लागू नहीं किया वो नियम, अभी लागू नहीं है। वो होने तो वाला है, उसके अलावा भी आप बाद लागू करेंगे वो, उसके बाद में अभी जानकारी नहीं है ना, उनने हमें कोई ऐसी जानकारी दी है पिक आवर के आपका चार्ज इतना बढ़ेगा। अभी तो यही 9-10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं ऐसा बढ़ रहा है। जी, आज कितनी गाड़ियाँ रोकी? मैडम, हम लोग ये चाहते हैं जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसके हिसाब से सभी को पैसा मिलना चाहिए, उसमें सब लोग परेशान हैं। अगर प्रशासन और शासन हम लोगों की मांगे मानता है तो कलेक्टर गाइडलाइन से हमें पैसा मिलना चाहिए ताकि सारी कंपनियां एक जैसा किराया करें। पर ये निजी गाड़ियाँ हैं, निजी कंपनियां हैं, तो ये सरकारी दर से कैसे लागू? तो हम लोग तो ये है कि गवर्नमेंट अपना ऐप यूज़ करे और 10% कमीशन ले। वो गवर्नमेंट भी चाहे तो अपना ऐप यूज़ कर सकती है, तो हम उसके थ्रू काम करना चालू कर देंगे। क्योंकि ये तो हमें मतलब ये है कि 150 रुपये पर डे ले रहा है, अब उसके अंदर हम 100 रुपये की बुकिंग भी करते हैं और कभी एक बुकिंग भी करिए तो भी 150 रुपये लगना ही है। वो यही कंडीशन उबर की भी है और रैपिडो की भी यही कंडीशन, मतलब कि फुल तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा है। और ये कंडीशन अपनी कंपटीशन के चक्कर में रेट कम करती जा रही हैं, इसलिए ड्राइवर भाई बहुत परेशान है। तो हम लोग इसीलिए कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं ताकि वो कलेक्टर रेट एक डिसाइड करें और उसी के अनुसार सबको चलाएं। बिल्कुल, देखिए जो हालत यहाँ की है वो इसी साफ दिखा रही है कि जो रेट्स लगातार गिर रहे हैं कंपटीशन के कारण, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने दरों को कम करती जा रही है और कम करने के चलते ही जो चालक है उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि 150 रुपये प्रतिदिन का इन्हें कमीशन तो देना ही होता है या 150 रुपये का इन्हें अपनी टिकट कटानी होती है और उसके अलावा पर सवारी इन्हें कमीशन भी देना होता है। तो ऐसे में इनके हाथों में जेबों में कुछ बचता नहीं है, जिसके कारण अब ये कलेक्टर से मांग कर रहे हैं कि जो दर है वो सरकारी लागू होनी चाहिए और सरकारी दर के अनुसार ही प्राइवेट कंपनियों को भी काम करना चाहिए। बैतूल में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ किसानों की क्रैश क्रॉप पर इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है। किसानों ने कृषि अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन किसानों की सुध लेने कोई भी अधिकारी या कर्मचारी खेत तक नहीं पहुंचा। जिले में खरीफ सीजन में 1,40,000 हेक्टेयर जमीन पर किसानों ने सोयाबीन की खेती की है। किसानों की माने तो सोयाबीन की फसल के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत आई है, लेकिन 6 से 7 इंच की फसल निकलने के बाद इल्ली का प्रकोप दिखाई दे रहा है। किसान चाहते हैं कि बर्बाद हो गई फसल का सर्वे हो, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी कर्मचारी खेतों तक पहुंच ही नहीं रहे। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं खेड़ी इलाके में, और खेड़ी इलाके में जो सोयाबीन की फसल है उसमें एक नए प्रकार की इल्ली का प्रकोप हुआ है, जिससे फसलें पूरी चौपट हो रही हैं और किसान जो है परेशान है, क्योंकि किसान की लागत बढ़ती जा रही है और फसल जो है वो पूरी तरीके से बैठ गई है। इसमें इल्ली जो है वो बड़े अजीब टाइप की है और बड़ी मोटे साइज की है। हमारे साथ यहाँ के किसान है जिनसे हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पाल है। मनोज भाई बताएं, क्या दिक्कत हो रही है खेत में? दिक्कत सोयाबीन में ये हो रही है कि बहुत बड़ी इल्लियां हैं और नीचे से जड़ को खत्म कर दे रही है। अच्छा। और धीरे धीरे पेड़ सूख जा रहा है और ये हर यानी कि पूरे एरिया में यानी कि इस तरीके की इल्लियां हैं। जैसे कनाला क्षेत्र में पूरा यानी कि क्षेत्र जो है ये इल्ली के प्रकोप से यानी कि ये हो रहा है, खराब हो रहा है। सोयाबीन की फसल में है? सोयाबीन की फसल में है बस, और बस बाकी और अभी में नहीं है। और यहाँ पर अभी अधिकारी को भी फोन किया
तो कोई आने को तैयार है नहीं। फोन करो शनिवार और सोमवार तक इनकी नींद नहीं खुलती है। और भी किसान है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विकास कावर है। विकास जी बताओ, आपके खेत में भी है इल्ली? जी। कितना एकड़ में लगाया था आपने फसल? क्या वही दिक्कत हो रही है? 1 सवा एकड़ सर, वही है नीचे जमीन में इल्ली है। तो ये पहली बार हो रही है या कभी इसके पहले भी आपने देखा है? नहीं सर, ये पहली बार है। ये पहली बार, इसके पहले ऐसी इल्ली है देखने में नहीं आई। क्या शुभ नाम है आपका? वनराज पाल। पाल जी बताओ, क्या दिक्कत जा रही है खेत में? फसल में अब इल्ली लग रही है और पौधा सूख रहा है। अच्छा, और क्या, वो जड़ के नीचे है अंदर। अब ये बताइए कि क्या जो है कितनी एकड़ में, मतलब 1 एकड़ में क्या लागत लगती है और कितना नुकसान हो रहा है? 1 एकड़ में लगभग 15,000 रुपए की लागत लगती है। और नुकसान तो ये हो रहा है कि अभी यानी जड़ को खा ले रही है इल्लियाँ, तो सोयाबीन मुश्किल से अब पकना ही नहीं है सोयाबीन। क्या मांग करते हैं अब आप किसान सरकार से? सरकार से बस इतनी मांग करते हैं कि जो हमारी जो लागत वागत जो लगी है उतना मिल जाए हमको, बहुत है। अगर सोयाबीन इसी तरीके से साथ नहीं देगी तो क्या दिक्कत होगी? सोयाबीन अगर साथ नहीं दे तो किसान को तो आत्महत्या करना पड़ेगा। और ये 15,000 की लागत लगा के जो बैठा है, तो ये समझ के चलो कि उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा है, उसको यानी कि खाएगा क्या और खिलाएगा क्या बच्चों को, ये समस्या बढ़ गई है। तो शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमको यानी कि 15,000 रुपये यानी कि खर्च और उसके बाद में जो हमारा यानी कि जो है भरण पोषण के लिए कुछ तो थोड़ा मिले हमको। नहीं पता लग रहा कि हमने पूरा पैसा यहीं लगा दिया है, तो बच्चे को क्या खिलाए और हम क्या खाएं। किसान बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी मांग है सरकार से कि सरकार जो है इसका सर्वे कराए और फसल का जल्द से जल्द मुआवजा मिले, ताकि वो आगे का अपना भरण पोषण कर सकें। अकील अहमद, NDTV, बैतूल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।